नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। 5 बज चुके हैं और आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब करने जा रहे हैं हम न्यूज काउंटर पर। और न्यूज काउंटर पे अब बात करने जा रहे हैं उस खबर के बारे में जिसका नाता इस देश की करोड़ों कार मालिकों से है, बाइक मालिकों से है। पूरे देश में E20 पेट्रोल पर लगातार यह बहस छिड़ी हुई है कि हमारे लिए फायदे का सौदा है या फिर घाटे का। सोशल मीडिया पर एथेनॉल वाले पेट्रोल से खराबी के दावे को सोशल मीडिया पर बहुत सारे किए गए हैं। सरकार की तरफ से सफाई भी दी गई है, लेकिन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तो बाकायदा चैलेंज दे दिया था और यह कहा कि एक भी गाड़ी E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से खराब हुई तो मुझे उसका नाम बताइएगा। अब मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आया है, जहां पर रायपुर में उपभोक्ता आयोग ने E20 पेट्रोल को लेकर एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला दिया है। कार मालिक ने आरोप लगाया था कि E20 पेट्रोल से उनकी ग्रैंड विटारा कार को बहुत नुकसान पहुंचा है। इस पर रायपुर के उपभोक्ता आयोग ने कार मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया है। कार बनाने वाली कंपनी जो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है और स्थानीय ऑथराइज्ड डीलर पर जुर्माना लगाते हुए शिकायतकर्ता को कंपनी को नई कार देने के लिए निर्देश दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग ने कहा कि कार मालिक को E20 सपोर्ट ना करने वाली गाड़ी बेची गई, जिसके बाद उसकी गाड़ी खराब हुई है। अब आपको पूरा मामला विस्तार से बताएंगे। ये रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग के फैसले की कॉपी हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इसके साथ ही बताएंगे कि क्या आरोप लगाया, कौन सी गाड़ी थी और आयोग ने फैसला क्या सुनाया। उपभोक्ता आयोग का पूरा फैसला क्या है, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह आपके फायदे का सौदा है और आपके काम की खबर है। यह फैसला आया तो जरूर एक मामले को लेकर, लेकिन इसने E20 पेट्रोल से गाड़ी में खराबी के दावे को जोड़कर आगे भी देखा जा सकता है। और सरकार के लिए जो चैलेंज किया जा रहा था उसके लिए भी एक चैलेंज है। अब देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि रायपुर के डॉक्टर प्रेमराज देवता ने उपभोक्ता आयोग से शिकायत दर्ज कराई और यह कहा कि साल 2023 में बनी ग्रैंड विटारा कार को उन्होंने साल 2024 में खरीदा, जिसमें कुछ ही समय बाद खराबी आने लगी। दावा किया गया कि उनकी ये कार E20 के लिए E20 पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल मिलाया जाता है उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से इंजन में खराबी समेत माइलेज कम होने जैसी दिक्कतें शुरू हो गई। ग्रैंड विटारा कार बार बार बंद होने लगी। सर्विस सेंटर से गाड़ी को कई बार ठीक कराने के बाद भी आखिरकार कार मालिक ने सरकारी मान्यता प्राप्त लैब का रुख किया, जहां यह साबित हुआ कि गाड़ी में खराबी E20 पेट्रोल के चलते हो रहा है। और इसके बाद डॉक्टर प्रेमराज मामले को उपभोक्ता आयोग लेकर पहुंचे। वहां कंपनी ने दावा किया कि पेट्रोल की क्वालिटी खराब थी, लेकिन आयोग ने इस तर्क को खारिज किया, बल्कि लैब रिपोर्ट को अहम सबूत माना। कंपनी से पुरानी ग्रैंड विटारा कार वापस लेने को कहा गया। साथ ही 45 दिनों के अंदर नई E20 सपोर्टेड कार देने का निर्देश भी आयोग ने दिया है। 45 दिनों में नई कार ना देने पर कार की कीमत, RTO की फीस, इंश्योरेंस समेत 20,50,000 रुपए के लिए मारुति सुजुकी को यह कहा गया और लोकल डीलर को यह बात आयोग की तरफ से कहा गया है। तो E20 को लेकर यह पहला बड़ा फैसला इस देश में। हालांकि इससे पहले भी E20 पेट्रोल से खराबी के दावे लगातार किए जाते रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो दिखाते हैं, फिर आपको समझाएंगे कि उपभोक्ता आयोग के फैसले की बड़ी बातें क्या हैं और उसके मायने क्या हैं, खासकर E20 इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए। तो वायरल दावों से जुड़ा अभी हम आपको एक वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी पीसीआर टीम से कहूंगा वो वीडियो जरूर प्ले ऑन करें और एक बार फिर इस खबर के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। और ये जानते हैं कि उपभोक्ता आयोग ने फैसले में जो भी कहा उसकी बड़ी बातें क्या है और उसके मायने भी समझना बहुत जरूरी है। उपभोक्ता आयोग के फैसले में क्या कुछ है, देखिए, 17 महीने पुरानी कार बेची गई। इसके मायने क्या है, कार निर्माण का साल बताना होगा। उपभोक्ता आयोग के फैसले में क्या बड़ी बातें हैं? बड़ी बात यह है कि कार E20 फ्यूल के लिए सपोर्टेड कंपैटिबल नहीं थी। मायने
E20 कार E10 कार E20 के लिए अनुकूल नहीं है और इसकी वजह से कार में खराबी आई। उपभोक्ता आयोग के फैसले में और बड़ी बातें क्या है? E20 ईंधन के कारण खराबी हुई है, मायने E20 कार में E10 कार में E20 पेट्रोल से समस्या खड़ी हुई है। कई बार सर्विस के बाद समाधान नहीं हुआ और पेट्रोल के नाम पर उलझा नहीं सकती हैं कंपनियां। ये बातें बहुत क्लियरली आयोग की तरफ से की गई हैं। तो हमने आपको ये तमाम बड़ी बातें बताई हैं जो कि कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से कहा गया है। अब हम आपको सुनाते हैं कुछ दिनों पहले केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल वाले पेट्रोल से गाड़ी में खराबी को लेकर जो दावे पूरे देश में किए जा रहे थे, जो सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रहे थे, उसको लेकर क्या चैलेंज किया है, जरा वो सुनिए। जितनी गाड़ी खराब हुई है, जिसकी भी हुई है, आप मीडिया के आदमी हो, रोज घूमते हो गांव में। सॉरी, सब पत्रकार तो जाते हैं जानकारी ले क्या हुआ, किसने क्या। अब कोई भी पत्रकार देश का और कोई भी व्यक्ति, 4 लोग बताओ मेरी गाड़ी खराब हुई, मैं ऑटो वाले कंपनी को टेस्टिंग करने के लिए लगाता हूं और जो कुछ होता मुझे बताइए, जिम्मेदार वाले बताइए कहां है। हालांकि मंत्री जी ने जो कहा वो सबके सामने है, लेकिन कंज्यूमर आयोग ने जो फैसला दिया है इसके बाद कई सारे अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल क्या है? पहला बड़ा फैसला, आगे क्या होगा ये जानिए। क्या E20 पेट्रोल पर कंज्यूमर आयोग का फैसला ये पूरे देश में मिसाल माना जाएगा? क्या E10 पेट्रोल अनुकूल गाड़ियों में E20 ईंधन डालने से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं? क्या E20 पेट्रोल के चलते 80% E10 वाली गाड़ियों पर खतरा मंडरा रहा है? क्या E20 पेट्रोल से खराबी आने पर कंपनियां उलझाती हैं तो कंज्यूमर कोर्ट जाए उपभोक्ता, क्योंकि यह फैसला अपने आप में इस देश के लिए नजीर बन रहा है। यह बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है जो देश में लाई गई है और वैसे भी सरकार E20 को लेकर अब प्रयोग के दौर में है और 1 साल बाद इसका ओरिजिनल और ऑथेंटिक परिणाम आएगा कि इंपैक्ट क्या हो रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब खबर को बदलते हैं। अब न्यूज काउंटर में बात करने जा रहे हैं हैदराबाद की। हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल विवादों में घिर गया है। आरोप यह है कि स्कूल के एक हिंदू छात्र को एक्टिविटी के तौर पर कुरान की आयतें पढ़ने के लिए, याद करने के लिए विवश किया गया है। यह स्कूल हैदराबाद के ओल्ड सिटी इलाके के सैदाबाद में है। परिवार का आरोप है कि बच्चे से कलमा और सूरह फातिमा पढ़ने के लिए कहा गया। स्कूल डायरी में कुरान की आयतें पढ़ने का होमवर्क दिया गया और जब छात्र ने घर पहुंचकर इसके बारे में अपने हिंदू माता पिता को बताया तो सीधा स्कूल पहुंच गए और इसका जमकर विरोध दर्ज कराया। अब सवाल यह है कि स्कूल में हिंदू छात्र को कलमा वाली क्लास ये मैडम कैसे पढ़ा सकती हैं और विरोध जबरदस्त हो रहा है। जरा ये देख लीजिए। याद करने का, रीड सूरा एंड कलमा, ये मेंशन है उसकी डायरी में। बच्चों की जो स्कूल डायरी है जिसमें होमवर्क दिया जाता है, ये कहा जाता है कि कल आपको ये याद करके आना होगा, ये आपको पढ़ना होगा, और ये इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हो रहा है। ऐसी मानसिकता वालों को थोड़ा बेनकाब करना जरूरी है। अब देखिए, टीचर ने सभी बच्चों को होमवर्क दिया, होमवर्क में कलमा याद करने के लिए कहा गया। ये कौन सा होमवर्क दिया जा रहा है? हिंदू छात्रों को भी कलमा याद करने के लिए विवश किया जा रहा है। कलमा याद करने का होमवर्क कई बार, एक बार नहीं, डायरी में कई बार मेंशन है और इसी डायरी को लेकर पेरेंट्स स्कूल पहुंचे। असाइनमेंट को छात्रों के लिए जरूरी बताया गया। छात्र के माता पिता ने इस पर आपत्ति जताई। स्कूल प्रबंधन से इस विषय में जवाब मांगा। अब टीचर के खिलाफ स्कूल ने पहले हो हंगामा हुआ, थोड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, बीजेपी का इंटरफेरेंस वहां पर बढ़ा, कई सारे और संगठन के लोग आए, फिर स्कूल ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। स्कूल ने टीचर को नौकरी से निकाल दिया है। फिलहाल टीचर स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया गया है। अब छात्र के माता पिता जब स्कूल पहुंचे तो क्या कुछ हुआ, स्कूल टीचर से क्या बात हुई, वो बातचीत जरा सुनाते हैं आपको। You cannot write that in the Hindu people books. No, that is completely a misunderstanding. That is completely a misunderstanding. We are not misunderstanding. How can you write that in a diary? अब इस घटना के सामने आने के बाद स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है। धर्म किसी पर थोपना नहीं चाहिए, चाहे कोई धर्म है, किसी पर थोपना नहीं चाहिए। ना तो किसी को कलमा सुनाने की जरूरत है, ना किसी को किसी पादरी की जुबान बोलने की जरूरत है, ना किसी
और की ज़ुबान बोलने की ज़रूरत है। वो स्कूल ही बंद करनी चाहिए। इस तरह की बात करना बिल्कुल गलत बात है। आप मदरसे चलाओ ना और बच्चों को खत्म करने का काम करो ना। अब आपको महारा हैदराबाद से सीधा हम लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश और न्यूज काउंटर में अब खबर को बदलने जा रहे हैं। जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, इस शक्ल को आप जरूर पहचानते होंगे, बहुत ज्यादा विवादित चेहरा, और मौलाना अब कृष्ण पर ज्ञान दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में इस बयान के बाद घमासान मचा हुआ है। ये मौलाना हमेशा विवादों में रहते हैं, ये जब भी बोलते हैं एक नया विवाद खड़ा करते हैं। इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी ने एक बार फिर बहुत ज्यादा विवादित बयान दे दिया है। मौलाना ने बयान दिया है कि भगवान श्री कृष्ण मुस्लिम थे। इतना ही नहीं, मौलाना जर्जिस ने यह भी कहा कि श्री कृष्ण दिन भर में 5 बार नमाज पढ़ा करते थे। श्री कृष्ण इस्लाम धर्म का प्रचार करते थे। मौलाना जर्जिस अंसारी ने अपने भाषण के दौरान श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक का भी हवाला दिया है। मौलाना ने सिर्फ भगवान कृष्ण ही नहीं बल्कि भगवान राम को लेकर भी इसी तरह का दावा किया और कहा कि इन महापुरुषों ने इस्लाम की शिक्षाओं को ही आगे बढ़ाया था। वो बात सुनिए, वो बाइट सुनिए जरा। पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो, योगी, यूपी वाला नहीं। तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो, योगी, यूपी वाला नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानम, पूरे शरीर का योग करो, यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे, क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है, ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। हास्यास्पद है, मौलाना जर्जिस अंसारी ने श्रीमद् भगवद गीता के जिस श्लोक का हवाला दिया है उस श्लोक की भी अब जरा बात कर लेते हैं। मौलाना जर्जिस क्या कह रहे हैं, किस श्लोक का हवाला दे रहे हैं, उस श्लोक की सही व्याख्या क्या है वो जानिए जरा। वो श्लोक क्या है? मौलाना ने कहा कि पूजा करो तो शरीर का योग करो। भगवान श्री कृष्ण 5 बार दिन में नमाज पढ़ा करते थे। इसी धर्म को श्री रामचंद्र जी ने पेश किया। राम और कृष्ण ने भी इस्लाम को प्रमोट किया। श्लोक का अब सही व्याख्या, ये वो व्याख्या थी जो मौलाना जर्जिस ने किया। अब मैं वो व्याख्या बता रहा हूं जो श्रीमद् भगवद गीता में मेंशन है। योगी अपने मन और शरीर आत्मा को परमात्मा में लगाएं, एकांत जगह पर और अकेले बैठकर साधना करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए साधना करें, सभी प्रकार के इच्छाओं और मोह से मुक्त हो जाएं। इसमें कहां इस्लाम है, कहां कुरान है, क्या क्या हो रहा है और इस तरह के बयानों के मायने क्या है, खासकर तब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव बिल्कुल सामने हो। मौलाना जर्जिस ने विवादित बयान पर हिंदू संगठनों और देश के प्रमुख संतों ने नाराजगी जताई है। संतों का यह कहना है कि यह सनातन आस्था का अपमान है और देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक सोची समझी साजिश है। तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। नमाज की जो बात ये कह रहे हैं, नमाज भारतीय संस्कृति विरोधी है। नमाज सनातन विरोधी बात जो उन्होंने कहा है, अब ये समय आ गया है। उन्होंने जो कहा है ये आतंकवादियों का जो अंदर अंदर गजवा हिंद चल रहा है,
ये गजवा हिंद का हिस्सा है उनका वक्तव्य। इस प्रकार के निरर्थक निराधार जो है अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो सनातनी इसके प्रति जो है आक्रोशित है, साधु संत आक्रोशित हैं। जब तक यह संत समाज से, हमारे सनातनियों से माफी नहीं मांगेगा, तब ऐसे कट्टरपंथी जिहादी को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। ऐसे मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। ऐसे मौलाना ने भगवान कृष्ण के भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे मौलाना पर तो देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। मौलाना के ज्ञान नहीं है। अरे जब 5000 वर्ष पहले के बात है, ये लोग 13-14 साल 100 वर्ष के ये लोगों के इतिहास है, मुसलमान के है। सवाल तो वाजिब है, लेकिन कौन है मौलाना जर्जिस, उसके बारे में भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के ये रहने वाले हैं। अलग अलग राज्यों में जाकर तकरीर करते हैं और संगठित करते हैं अपने पक्ष में लोगों को। पहले भी उनके बयान विवादों में रह चुके हैं। फरवरी 2026 में उन्होंने इसी तरह का एक विवादित बयान दिया था। मुसलमानों के लिए यूपी को बताया था असुरक्षित, लाउड स्पीकर की रोक, बुलडोजर एक्शन पर उन्होंने सवाल उठाया था। महिलाओं को लेकर भी इसी तरह के विवादित बयान मौलाना जर्जिस इससे पहले दे चुके हैं। अब मौलाना जर्जिस के बयान पर कांग्रेस ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। मूर्खों की बात पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, चाहे वो पोंगा पंडित हों और वो चाहे वो इस तरीके के मौलाना हो कट्टरपंथी, इस तरीके की बात करके माहौल को विषाक्त करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों के ऊपर तो कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए खबर को बदलते हैं और न्यूज काउंटर में अब बात राजस्थान के कोटा की, जहां पर 5 महिलाओं ने इच्छा मृत्यु की मांग सरकार से की है। ये वो महिलाएं हैं जो पिछले 70 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। खराब स्वास्थ्य व्यवस्था और सिस्टम की लापरवाही की सजा भुगत रही हैं। ये महिलाएं डिलीवरी के लिए कोटा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुई थी। सिजेरियन के बाद इनकी किडनी फेल हो गई। सबको सेम डिजीज। पिछले 2 महीने से ये महिलाएं अस्पताल के नेफ्रोलॉजी वार्ड में भर्ती हैं और लगातार इनका डायलिसिस चल रहा है। 2 दिन पहले इन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपने किडनी को ट्रांसप्लांट करवाने की मांग की है और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम की अवधि पूरी होने के बाद इन्होंने डायलिसिस कराने से मना कर दिया। इनका कहना है कि इन्हें या तो किडनी दी जाए या फिर मौत की सजा दी जाए। हमारी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। हम डायलिसिस सारे नहीं जीना चाहते, जिएंगे भी नहीं। हम 6 महीने जिएंगे, बस खत्म हो जाएंगे। हमारा किडनी डलवा दो जल्दी से जल्दी। सरकार से ये प्रार्थना है कि हमें ठीक करवा दो। मेडिकल कॉलेज की वजह से, नकली दवाइयों की वजह से हमारी खुशियाँ मातम में बदल दी। आज हमें यहाँ पे 70 दिन हो गए है ना, और हफ्ते में 3 बार डायलिसिस हो रही है। डायलिसिस की वजह से ही हमें पहले ही डर लग जाता है डायलिसिस का नाम लेते, और हम नहीं कराना चाहते अब डायलिसिस। तो कोटा के अस्पताल में भर्ती 5 महिलाएं इच्छा मृत्यु की मांग क्यों कर रही है, अब आपको ये पूरा मैटर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, डायलिसिस से इन्होंने इनकार कर दिया है और क्यों इच्छा मृत्यु मांग रही है वो जरा जानिए। 5 महिलाओं की सर्जरी से सरकारी अस्पताल में डिलीवरी हुई। सर्जरी के बाद इन्हें गंभीर संक्रमण हुआ। इनकी दोनों किडनियां, इन 5 महिलाओं की, सोचिए, 1 नहीं 2 नहीं 5 की 5 महिलाओं की दोनों किडनियां फेल हो गई। 70 दिनों से ये तमाम 5 महिलाएं अस्पताल में भर्ती हैं। एक सप्ताह में इनको अस्पताल में कई बार डायलिसिस कराना पड़ता है और लगातार डायलिसिस से मरीजों की हालत खराब हो रही है। जिसके बाद घटना को लेकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने अब क्या कुछ कहा है, वो जरा उनकी बात सुनिए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन्हें परेशानी हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन सिर्फ इन्हीं 5 को परेशानी हो रही है, ये मेरे समझ का विषय नहीं है। किडनी को लेकर अगर उनके मन में शंका है तो मैं समझता हूं कि उनको जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उनके साथ में बैठ करके और उसका पूरा विचार विमर्श करना चाहिए। वो उनको बराबर समझाएंगे, लेकिन भ्रांतियों में फंसे बिना
अपने चिकित्सक के ऊपर वो भरोसा करें। वो जिस स्थिति में थे उस स्थिति से वो आज बहुत बेहतर स्थिति में आए हैं, तो निश्चित तौर पे उनको और भरोसा करना चाहिए। अब राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में महिलाओं की डिलीवरी के बाद हो रही मौत का मामला भी अभी शांत नहीं हुआ था कि बीकानेर से भी ऐसी ही शिकायतें आ रही हैं। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में डिलीवरी के बाद किडनी फेल होने के कारण भर्ती एक और प्रसूता की मौत हो गई। बीकानेर में इस लापरवाही के कारण ये चौथी मौत है। 9 जुलाई के बाद से महिला का यूरिन आउटपुट 0 हो गया। आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद महिला के परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया। अस्पताल के बाहर उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। ऐसी स्थिति में अस्पताल प्रशासन कोई जवाबदेही तय करने के बजाय कल से जब मौत हुई है तब से केवल खुद के बचाव में लगा हुआ है। तरह तरह के मरीज के ऊपर जो इस दुनिया से चला गया, ऐसी प्रसूता पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके कभी तो शुगर का बहाना ले रहे हैं। लेकिन आप अंदाजा करिए कि जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया उसमें भी अस्पताल प्रशासन खामियां ढूंढने का काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पर ये पूरे संवेदनहीन हो चुके हैं। अब देखिए, कोटा हो या फिर बीकानेर या फिर जोधपुर शहर अलग अलग है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत एक जैसी है। मई महीने से लेकर अब तक राज्य के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी के बाद 19 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी मौत हो चुकी है। इसके साथ ही कई महिलाएं डिलीवरी के बाद किडनी फेल होने की समस्या से जूझ रही हैं और डायलिसिस पर चल रही हैं। ये आंकड़े राजस्थान में मैटरनिटी सर्विस पर सवाल खड़े करते हैं। राजस्थान में वेंटिलेटर पर अस्पताल है और यह सवाल पूछे जा रहा है। अब 3 तस्वीरें देखिए। तीनों तस्वीरों में महिलाओं की, ये वो 5 महिलाएं हैं जो इच्छा मृत्यु की मांग कर रही हैं। या तो किडनी बदल दो सरकार, या फिर हमें मौत दे दो। इसके अलावा और भी बीकानेर में भी जो महिलाएं सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के लिए गई, उनकी वहां पर किडनी खराब हो गई। और तीसरी तस्वीर जोधपुर में है। इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं और लगातार जो प्रसूताएं हैं या तो वो मौत के मुंह में समा रही हैं या फिर किडनी फेल होने जैसी समस्या उनको आ रही है। अब देखिए, न्यूज काउंटर में खबर को बदलते हैं और बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले मोस्ट अवेटेड विधानसभा चुनाव की। उसकी बात करेंगे, लेकिन अब जरा रामपुर ले चलते हैं। आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही है। क्या अदालत से आजम खान को राहत मिलेगी, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सियासत के सेंटर स्टेज पर आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी है, वो विश्वविद्यालय जो समाजवादी पार्टी के गढ़ रामपुर में 20 साल से मौजूद है, जिसके होने के मायने सियासत के फलक में बेहद गहरे हैं। अब उसी जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ योगी सरकार बुलडोजर एक्शन की तैयारी में है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी के अंदर बने 38 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर इस अवैध निर्माण को खुद हटा लिया जाए या प्रशासन अपने तरीके से कार्रवाई करेगा। अब आपको तफसील से पूरी जानकारी देते हैं और यह बताते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी में बुलडोजर एक्शन योगी सरकार क्यों कर रही है, क्या है पूरा मामला। अब देखिए, रामपुर विकास प्राधिकरण ने इस पूरे मसले में जांच की। जांच के बाद यह पाया गया कि 40 भवन जो यूनिवर्सिटी के अंदर बने हुए हैं, उसमें से 38 भवन का नक्शा पास ही नहीं कराया गया। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया गया। 38 भवनों पर अब बुलडोजर का एक्शन हो सकता है। 2005 में जौहर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था। शिलान्यास के समय आरडीए के अधीन नहीं था यह क्षेत्र उस समय जिला पंचायत के अधिकार में था। यूनिवर्सिटी ने 2 भवनों के लिए अनुमति ले ली, लेकिन 38 भवनों के लिए कोई अनुमति नहीं ली और अंदर निर्माण करा दिया। अब विश्वविद्यालय की दलील क्या है? इन तमाम एक्शंस के बाद निर्माण के वक्त रामपुर विकास प्राधिकरण वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता था। आरडीए से नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। वर्तमान कानून के आधार पर पुराने निर्माण अवैध घोषित नहीं किए जा सकते हैं। आरडीए ने इस दलील को खारिज किया और यह कहा कि निर्माण के वक्त रामपुर विकास प्राधिकरण नहीं था, लेकिन निर्माण के समय जिला पंचायत के अधिकार में यह पूरा इलाका था, जिसके तहत आपको जिला पंचायत से स्वीकृति लेना जरूरी था, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। अब यूनिवर्सिटी ने 2 भवनों के निर्माण की अनुमति ली और 38 भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं ली गई, जिसके बाद यह पूरा एक्शन किया जा रहा है। अब आपको सुनाते हैं कि बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या कहना है रामपुर के जिला अधिकारी का।
जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। तो जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की चेतावनी के बीच सियासत भी बहुत ज्यादा शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस कार्रवाई को सियासत से जोड़ दिया है। उन्होंने लिखा है कि भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। शिक्षा हो, शिक्षक हो, शिक्षार्थी हो और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में नहीं है। भाजपा अपने अनरजिस्टर्ड संगी साथियों के असंवैधानिक भवनों को कब ढहाएगी? जब संगी साथी ही अपंजीकृत हैं तो उनके कार्यालय, भवन और संस्थान जायज कैसे हो सकते हैं? अखिलेश यादव का इशारा गोरखपुर और गोरक्षपीठ की तरफ है। अब आपको सुनाते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या पलटवार किया जा रहा है। मैंने भी देखा है कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम न हो, इसको सुनिश्चित करेंगे। देखिए, एक शिक्षक संस्थान है, हो सकता है कोई गलतियाँ उसमें रही हो, लेकिन शिक्षक संस्थान बड़ी मुश्किल से बनाए जाते हैं। ये समाचार बहुत दुखद समाचार है। मैं आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और मोहतरमा राज्यपाल जी से भी ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर इसमें वो हस्तक्षेप करें और कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकालें ताकि ये संस्थान बचा रहे और लोगों की खिदमत करता रहे। अब न्यूज काउंटर में वक्त है उस तस्वीर को दिखाने का, जिसे दिखाने के बाद हम कुछ गंभीर सवाल आपसे पूछेंगे। अभी सावन की शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन कुछ कांवड़िए तय समय से पहले कांवड़ यात्रा पर हैं। इस बीच कांवड़ियों के हुड़दंग मचाने की तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। तस्वीर यूपी के मुजफ्फरनगर की है, जहां पर कांवड़ियों ने जमकर तोड़फोड़ किया, हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक पिकअप गाड़ी ने साइड से टक्कर मार दी, जिसके बाद कांवड़ वाले यात्रियों ने जमकर हंगामा किया और गाड़ी में तोड़फोड़ की। कांवड़ यात्रियों ने हाथी और डंडों से गाड़ी के ऊपर चढ़कर तोड़फोड़ करते हुए बवाल काटा। अब पुलिस इस मामले में हंगामे वाले वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। अब इस तस्वीर को एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। वीडियो वॉल पर देखिए कि किस तरह से कांवड़ियों ने बीच सड़क पर बवाल काटा है। पहले तो पिकअप गाड़ी पर ये कांवड़िए चढ़ गए और फिर इसके बाद इन्होंने इस तरह से गाड़ी के शीशे को तोड़ना शुरू कर दिया। किसी ने आगे से शीशे को तोड़ा, किसी ने डंडा लेकर पीछे से शीशा तोड़ा है। अब आपको सुनाते हैं कि इस मामले में पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई और क्या दलील दी जा रही है। कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आए, जिन वीडियो की पूरी तरह से जांच की जा रही है और उक्त व्यक्तियों को ठीक से चिन्हित किया जा रहा है और थाने पर प्राप्त तहरीर के अनुसार इसमें सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई थाना पुरकाजी पर अमल में लाई जाएगी। ना कोई घायल है, ना ही कोई किसी को जनहानि हुई है। तो आप देख सकते हैं कि अभी तो औपचारिक रूप से कांवड़ की शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें हैरान करती हैं, परेशान करती हैं और डराती भी हैं। और सवाल बड़ा यह है कि अगर आप कांवड़ लेकर सड़क पर चल रहे हैं तो कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार आपको किसने दिया? और इस तरह के एक्शन पर पुलिस क्या एक्शन ले रही है, वो भी एक बड़ी बात होगी।
ये पूरा मामला आपने देखा, वो वीडियो भी देखा। वक्त है सवाल पूछने का। सवाल कई सारे हैं और ये सवाल पूछना जरूरी भी है। सवाल क्या है ये जरा देखिए। कांवड़ यात्रा के दौरान तोड़फोड़ क्यों की जा रही है? सवाल यह भी कि मामूली कहासुनी पर इतना बवाल ये कांवड़िए क्यों करते हैं? कानून को हाथ में लेने वालों पर पुलिस क्या एक्शन लेकर एक नजीर पेश करेगी? और ऐसी घटनाओं पर आखिरकार कब लगाम लगेगी? और बार बार ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आती हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। अब देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है यूसीसी पर। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू होना चाहिए। भगवान रामचंद्र एक शादी करते हैं तो रहीम भी एक ही शादी की अपेक्षा उससे की जाती है। मुस्लिम महिलाएं भी हमारी बहनें हैं और उनको भी चैन से जीने का अधिकार है। तो यूसीसी को लेकर पहले उत्तराखंड, उसके बाद असम और अब मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता कानून लागू करने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। से 8 दिन बाद हमारी विधानसभा में भी एक देश, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान, ये हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस भाव को हमारे सबके सामने रखा और यशस्वी प्रधानमंत्री ने धारा 370 हटाते हुए कश्मीर का विलीनीकरण का पूरा अखंड भारत के बाद का हमारा अपना उस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। ऐसे में हमारे राज्य के अंदर भी अभी विधान अलग अलग है। हिंदू अगर एक विवाह करेगा तो अपना उसका नियम अलग, उसकी वसीयत, उसके कानून कायदे अलग, लेकिन कोई मुस्लिम भाई अगर विवाह करेगा तो उसका धर्म के हिसाब से कानून अलग। अरे भाई, एक देश है, अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें, उनके जीवन में भी तो कष्ट आएगा, उनको क्यों अलग कर सकते हैं? अब आपको दिखाते हैं कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो लॉन्च के लिए कैसे तैयार है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि। प्रधानमंत्री मोदी कल इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। हरियाणा के जिंद में ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और लॉन्चिंग के लिए ये ट्रेन तैयार हो गई है और उसकी पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। भारत की पहली हाइड्रोजन ड्रिवन ट्रेन जो कल हरियाणा के जिंद से लॉन्च किया जाएगा। उसके लॉन्चिंग से पहले यह वीडियो लॉन्च किया गया है। अब यह ट्रेन स्टेशन पहुंच चुकी है और कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित करेंगे। अब हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च हो रही है तो उसकी खासियत भी जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहली भारत की ये ट्रेन है। क्या क्या स्पेशलिटी है वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इसकी खासियत में सबसे ज्यादा हॉर्स पावर वाला ये दुनिया का पहला हाइड्रोजन इंजन है। शून्य उत्सर्जन तकनीक पर यह आधारित है और इस ट्रेन में प्रदूषण 0 होता है। चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका पहला सफल परीक्षण किया गया है और पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन है इसका। हाइड्रोजन सिलेंडर और बैटरीज इसमें शामिल हैं। एक साथ 2600 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है और 1200 हॉर्स पावर वाली क्षमता वाली ये ट्रेन है। पहली सेवा हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच में शुरू होगी। ट्रेन की लागत की अगर बात करें तो लगभग 80 करोड़ रुपए, रख रखाव के लिए 70 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। 80 करोड़ में इस ट्रेन को बनाने की लागत आई है और इसके रख रखाव के लिए 70 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो फिलहाल इस खबर के बाद यह कहना होगा कि न्यूज काउंटर में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर इसी वक्त हमारा दिन भर की खबरों से होगा एनकाउंटर। तब तक आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।